तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग जहां हम लोग पहले छोड़े थे पिछली कहानी से आगे बढ़ेंगे। इससे पहली कहानी हम लोग क्या समझ चुके थे, हम लोग ये सबसे पहला पोर्शन जो मॉडर्न हिस्ट्री का था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से यूरोपियन आपके कंपनीज इंडिया में आती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दबदबा सारे यूरोपियन कंपनीज के ऊपर बना लिया और इंडिया पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल आपकी यूरोपियन कंपनी बनती है वो बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया के अलग अलग रीजन में कॉन्क्वेस्ट करती है ये हम लोग सेकंड पार्ट में देख रहे थे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था, हम लोग कॉन्क्वेस्ट देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने बंगाल की बात कर दी थी, बंगाल में किस प्रकार से कॉन्क्वेस्ट होता है। इसके अलावा हम लोगों ने मैसूर भी देख लिया था, मैसूर के अलावा हम लोगों ने ये भी देख लिया था किस तरीके से मराठास पे इन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है, मराठा साम्राज्य किस तरीके से खत्म होता है, खत्म किया जाता है बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरा हम लोगों ने क्रोनोलॉजी यहां पे समझी। अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में कुछ और आपके छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वो हमें आज के सेशन में कवर करना है और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आज हम लोग फिनिश कर देंगे। तो कौन कौन से स्टेट देखेंगे, सिंध प्रोविंस, उसके बाद पंजाब, अफगानिस्तान, भूटान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, इन पर किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका दबदबा स्थापित किया और कैसे किया, इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे। और अगर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं हम लोग तो इसमें दो पॉलिसीज आपकी ब्रिटिशर्स की काफी इंपॉर्टेंट होती है। वो कौन सी होती है, पहली होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरी होती है सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंध का कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ। तो देखिए, सिंध में रूल करते थे कलोरा रूलर्स, कलोरा चीफ्स रूल किया करते थे सिंध में। ठीक है, अब ये जो कलोरा चीफ्स का ब्रिटिशर्स के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हुआ करता था। 1758 में इन्होंने, इनके रूलर थे कलोरा रूलर गुलाम शाह नाम के, तो गुलाम शाह नाम के रूलर ने अपना परवान दिया था, परवान मतलब इजाजत, एक प्रकार से आपका एक ऑर्डर पास किया था कि एक इंग्लिश फैक्ट्री अपना यहां पे सेटअप कर सकती है। कहां पे, थाटा नाम की जगह में। तो थाटा में इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप होती है 1758 में। इसी दौरान आप समझ सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी भी चल रही थी वहां पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने 1761 देखा। 1761 में आपका अभी हिस्ट्री में क्या चल रहा था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रहा था। ठीक है, तो अभी यहां पे ये होता है कि गुलाम शाह ने कह दिया, अब ये सिंध के पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं। ठीक है, सिंध में क्या हो रहा था कि इन्होंने कहा कि भाई यूरोपियंस जो है दूसरे यूरोपियन कंपनीज यहां पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली पूरी तरीके से सपोर्ट मिला था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट वाला यहां पे सरकार चल रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद कलोरा जो रूलर्स हैं वो हटते हैं और नए रूलर्स आते हैं सिंध में जो होते हैं तालपुरा रूलर्स। तो तालपुरा रूलर्स या तालपुरा अमीर बोलते थे उनको। तो ये तालपुरा अमीर जो आते हैं उनसे रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए 1775 में आपके जो तालपुरा रूलर है नाम होता है सरफराज खान। सरफराज खान ने कहा कि भाई अपना फैक्ट्री जो आप यहां पे लगा रखे हैं इसको बंद कीजिए, तो ये फैक्ट्री बंद करवा देता है। ठीक है, इसके बाद 1785 में काफी एक इंपॉर्टेंट रूलर बनता है सिंध का, उसका नाम होता है मीर फतेह अली खान। मीर फतेह अली खान बनता है रूलर और वो ऑब्वियसली तालपुरा आपकी डायनेस्टी से ही था, तालपुरा रूलर था। ठीक है, अभी जो मीर फतेह अली खान, इसके कई सारे आपके भाई लोग थे। तो ये जो मीर भाई हैं ये आपस में अपना रूल संभालते हैं सिंध का और इनको 4 यार भी बुलाया जाता था। 4 यार यानी कि ये मीर ब्रदर्स, जिसमें मेन था मीर फतेह अली खान। 1785 में वो रूल करता है और उसका डेथ हो जाता है 1800 में। 1800 में उसका डेथ हो जाता है। तो ये जो 4 यार है बेसिकली इसके जो भाई लोग हैं सब लोग मिलके अपना किंगडम जो है आपस में बांट लेते हैं कि हम यहां ही रूल करेंगे, तुम वहां रूल करना। तो ये इनके मरने के बाद बेसिकली आपका मीर फतेह अली खान के मरने के बाद जो सिंध होता है वो आमिर रूल करते हैं, आमिर ऑफ सिंध बोलते थे उनको। ठीक है, तो ये आमिर रूल क्या करते थे। स्टार्टिंग में वो 4 यार थे, वो 4 भाई थे और उसके बाद उसके लीनियज के लोग यहां पे रूल करने लगेंगे। तो 1800 में देखिए सिंध में आता है ब्रिटिश एजेंट क्रो। तो ब्रिटिश एजेंट क्रो को धक्के मार के निकाल दिया जाता है सिंध से। ठीक है, तो यहां भाई बड़ी बेइज्जती होती है ब्रिटिशर्स की कि भाई हमको बाहर निकाल दिया। 1800 में ऐसा सीन हो गया। ठीक है, उसके बाद 1804 में ये सब होते हुए भी
ब्रिटिशर्स कहती है कि भाई हमको सिंध के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। क्या रीजन है इसका? इसका एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि जून 1807 में ही आपका एक अलायंस डेवलप होता है, अलायंस ऑफ टिलसिट। इसमें आपका अलेक्जेंडर वन जो कि रशिया का रूलर था और नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का रूलर था, दोनों का ही रिलेशन आपका ब्रिटिशर्स के साथ आपका ठीक नहीं था। तो ऑब्वियसली इनको डर था कि ये लोग तो आपस में बड़े पावरफुल दो कंट्रीज साथ में आ गए हैं और दोनों से हमारा लड़ाई है, तो ये गलती से अगर इंडिया में इन्वेड कर देंगे तो क्या होगा। तो ये चाहते थे कि ये आपका इंडिया के एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज हैं, जो आपके पड़ोसी देश हैं जहां पे बेसिकली ब्रिटिशर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, उनके साथ दोस्ती बना के रखिए। दोस्ती बनाने से क्या होगा कि जब भी ये लोग अटैक करेंगे पहले इन कंट्रीज पे अटैक करेंगे तो ब्रिटिश इनकी मदद करेगी। एक प्रकार का बैरियर बन के तैयार हो गया, तो एज अ बैरियर इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जितने भी पड़ोसी देश हैं इंडिया के, वहां इन्होंने लोग भेजे दोस्ती करने के लिए। तो सिंध में भी भेजा। निकोलस स्मिथ आता है हमारे सिंध में आता है निकोलस स्मिथ और आमिर से मिलता है और कहता है कि भाई डिफेंसिव अरेंजमेंट हम लोग एक करते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे ये अलेक्जेंडर और नेपोलियन हाथ मिला चुके हैं, कब आप पे हमला हो जाए कोई भरोसा नहीं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपका डिफेंस करेंगे। तो इस प्रकार का डिफेंसिव एग्रीमेंट करते हैं और ये लोग भी मान जाते हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि भाई खतरा तो है। और ब्रिटिशर्स का फायदा ये होता है कि भाई इनको सपोर्ट करेंगे, एक प्रकार का बैरियर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, इन पे अगर नेपोलियन अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स हेल्प करेगा इनकी, ताकि इंडिया तक ना पहुंच पाए। तो ये एक बैरियर मेंटेन करने का आपका सिद्धांत होता है आपका ब्रिटिशर्स का। तो इसी सिद्धांत के अनुसार दूसरे एरियाज में भी इस प्रकार के आपके अलायंस किए जाते हैं। जैसे कि हमने यहां पे देखा निकोलस स्मिथ कहां पे आया, सिंध में आया, क्योंकि बात कर रहे हैं सिंध की। और भी अलग अलग लोग जाते हैं और अलग अलग जो राजाओं से इस प्रकार की फ्रेंडशिप की ट्रीटी करते हैं। तो मेटकैल्फ जाता है लाहौर में कौन रूलर है? महाराजा रंजीत सिंह। अभी देखिए स्टार्टिंग में जब हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस लेक्चर का, तो वहां पे एक पिक्चर देखे होंगे आप, वो है महाराजा रंजीत सिंह का फोटो। तो देखिए महाराजा रंजीत सिंह इस समय लाहौर में थे, तो उनसे दोस्ती की। आगे पढ़ेंगे हम लोग भाई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है उनके साथ। इसके अलावा एल्फिनस्टोन काबुल चला जाता है वहां दोस्ती करने के लिए, और मैल्कम चला जाता है तेहरान, ईरान तक पहुंच जाते हैं दोस्ती करने के लिए। तो दोस्ती का हाथ हर जगह बढ़ा रखा है इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फ्रेंच एंड रशियन इन्वेजन, इनका डर लगा हुआ था, इसलिए भाई इन्होंने इनके साथ दोस्ती करी। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं हम लोग सिंध की तरफ। सिंध में ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप चल रहा है सिंध के साथ 1807 में, और 1820 तक चला। 1820 में इस ट्रीटी को दोबारा रिन्यू कर लिया गया। इंडिया में इस समय क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है? तो आपका प्रॉपर हम देखेंगे कि आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखिए मराठास बहुत पावरफुल थे, और मराठास को फाइनली 1818 में डिफीट कर लिया गया। तो अब मराठास एज अ पावर ब्रिटिशर्स के लिए थ्रेट नहीं रह गए थे। तो ये सिचुएशन हमने यहां पे देखी। वापस दोबारा आते हैं सिंध में 1820 में ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप रिन्यू हो गया। भाई इटरनल फ्रेंडशिप है, हमेशा के लिए दोस्ती रहेगी। तो दोस्ती निभाते निभाते हम लोग अब पहुंच जाते हैं 1832 में। तो 1832 में कर्नल पोटिंगर को भेजता है विलियम बेंटिंग उस समय आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो भेजता है कर्नल पोटिंगर को अमीर के पास, और एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें अमीर को बोला जाता है कि भाई हमारे ट्रेडर्स को आप इंडस यूज करने दीजिए। आमिर कहते हैं ठीक है यूज करने देंगे, और यहां पे ट्रेडर्स को कुछ रॉबर से खतरा है कच्छ में, तो उनको भी खत्म करने का काम आपका है। और भी कई सारी चीजें थी जो कि हमने यहां पे मेंशन नहीं किया है। मेनली हमको समझना है 1832 का एक ट्रीटी हुआ था इनके बीच में। फिर 1836 की तरफ हम लोग आते हैं। 1836 में हमारा नया गवर्नर जनरल आता है, नाम होता है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड आता है, ऑकलैंड बनता है गवर्नर जनरल। और अभी भी डर लगा हुआ है कि रशिया इन्वेड कर देगा, ये इन्वेजन का डर इनके मन में अभी भी लगा होता है। तो इस इन्वेजन के डर से एक और ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ 1838, जो हमको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्यों अच्छे से पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो ट्रीटी है ये कहीं ना कहीं दो आपके टेरिटरीज के ऊपर है। पहला तो आपका सिंध के बारे में भी कुछ बात यहां पे की गई है। मेनली ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है, अफगानिस्तान से रिलेटेड ये ट्रीटी है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे अभी। ट्रीटी ऑफ 1838 में क्या बात बताई गई थी? तो देखिए एक ट्रीटी साइन होता है, इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए इसे कहते हैं द ट्रीपार्टाइट ट्रीटी। द ट्रीपार्टाइट ट्रीटी, तीन पार्टीज हैं इसमें। कौन? भाई शाह शुजा, रंजीत सिंह
और ब्रिटिश। आप कहेंगे सिंध तो नहीं है इसमें, तो सिंध के बारे में भी चर्चा करते हैं, इसको अच्छे समझते हैं ट्रीटी को, ठीक है। और दूसरा ये चीज लिखा है, दिस ट्रीटी रिजल्टेड टू द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। कैसे एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट हो गया इस ट्रीटी के बाद, ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस ट्रीटी में लिखा क्या है। 1838 की ट्रीटी में इसमें भाई शाह शुजा बेसिकली अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान का राजा हुआ करता था, लेकिन उसको भगा दिया गया था अफगानिस्तान से। तो ब्रिटिशर्स ने कहा और कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, और रंजीत सिंह को साथ में बैठा के इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भाई रंजीत सिंह जी मदद करेंगे शाह शुजा की, और उसको बना देंगे आपका क्या कहते हैं अफगानिस्तान का किंग दोबारा से। तो रंजीत सिंह ने कहा कि द रूलर ऑफ पंजाब, यानी कि जो रंजीत सिंह जी हैं, वुड असिस्ट इन रिस्टोरिंग शाह शुजा टू द अफगान थ्रोन। तो अफगान का राजा बना देंगे। बदले में क्या मिलेगा? बदले में शाह शुजा अफगानिस्तान का राजा बनने के बाद ये मान लेगा कि महाराजा रंजीत सिंह की अथॉरिटी है किसमें? कश्मीर में, मुल्तान में, पेशावर में, अटक और देराजात। तो ये सब एरियाज तो बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह के ही थे, लेकिन अफगानिस्तान इस पे मोहर लगा देगा कि भाई हाँ हम भी मानते हैं कि ये एरिया महाराजा रंजीत सिंह का ही है, इन्हीं की अथॉरिटी इन पे चलती है। तो ये दूसरी बात थी। तो शाह शुजा ने एक्सेप्टेंस दे दी इन टेरिटरीज की कि ये भाई महाराजा रंजीत सिंह के आपके अंडर में ही आते हैं। और भाई महाराजा रंजीत सिंह ने इनको बैठा दिया क्या कहते हैं राजगद्दी पे अफगानिस्तान के। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे आपको इस काम के लिए। तो भाई उन्होंने पैसे से सपोर्ट किया और शाह शुजा को यह कह दिया चलो आप राजा तो अफगानिस्तान के बन जाएंगे, लेकिन आपका जो फॉरेन अफेयर्स है आप चलाइए अपना डोमेस्टिक अफेयर्स, लेकिन फॉरेन अफेयर्स है, कौन से पावर से दोस्ती करनी है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। यानी कि जो सिख एम्पायर और ब्रिटिशर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। तो ये सारी चीजें थी आपके इस पर्टिकुलर ट्रीटी में। अब देखिए इस ट्रीटी के बाद अफगानिस्तान का राजा बेसिकली शाह शुजा को बनाना था। इसके अलावा कुछ और आपके क्राइटेरियाज थे। शाह शुजा ने गिव अप कर दिया राइट्स ऑन सिंध। पहले तो भाई जो अफगानिस्तान का राजा था वो भी कहता था भैया सिंध हमारा पार्ट है, लेकिन ये जो राइट है ये गिव अप कर देता है। दूसरी बात, रंजीत सिंह जी से इन्होंने यहां पे वचन ले लिया कि भाई कोई भी, अच्छा वचन तो पहले ले लिया था कि रंजीत सिंह जी जो है सिंध पे अटैक नहीं करेंगे, तो अटैक तो नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई मान लेते हैं झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है सिंध के साथ, तो उसका मीडिएशन ब्रिटिश करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सिंध को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया अफगानिस्तान से भी और पंजाब से भी, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने देख ली। तो अब दोबारा वापस आते हैं। ट्रीटी ऑफ 1838 साइन होता है, जिसमें एक और बात बताई गई कि कंपनी के ट्रूप्स एट द आमिर्स एक्सपेंस। कहा कि भाई सिंध में, अब सिंध से दोस्ती है भाई, सिंध को इन्होंने कहा कि आपको हमने दो बड़े जो आपके एनिमीज हो सकते थे अफगानिस्तान और पंजाब, इनसे आपको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने के बदले में हमारे जो कंपनी के ट्रूप्स होंगे वो आपके यहां स्टेशन होंगे और आपके एक्सपेंसेस पे ही वो आपके सरवाइव करेंगे, मतलब उनकी सैलरी वगैरह का खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बदले में कोई भी अगर सिख्स के साथ आपका डिस्प्यूट होता है तो उसमें भाई हम इंटरवीन करेंगे, सिखों के साथ आपकी लड़ाई हम होने नहीं देंगे। बेसिकली सिंध को बना दिया गया ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट स्टेट। तो कहीं ना कहीं यहां से ही सिंध की जो सॉवर्निटी है लूज हो गई, ठीक है। अब ब्रिटिश के अंडर आपका सिंध आ जाता है, अंडर लॉर्ड ऑकलैंड देखा जाए तो इनडायरेक्टली, ठीक है। एक तरीके से यही तो सब्सिडरी अलायंस था, ठीक है, कि एक कोई स्टेट है और एक दूसरा स्टेट है, ये एनिमी स्टेट है, ठीक है, ये आपका बफर स्टेट है। और हमारा जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इस बफर स्टेट से कहती है कि भाई आपको प्रोटेक्ट करेंगे हम एनिमी स्टेट से, आपके यहां पे हम लोग ट्रूप्स रखेंगे और कभी भी अगर हमला होता है तो ये जो ट्रूप्स हैं आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन इन ट्रूप्स का खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सब लोग खुश, ईस्ट इंडिया कंपनी खुश कि भाई कोई एनिमी अटैक नहीं कर रहा और उनके आर्मी का खर्चा भी नहीं देना हो रहा उन्हें, तो भाई इनकी तो चांदी। और ये जो बफर स्टेट इसलिए खुश क्योंकि जो एनिमी तो उसको थ्रेट कर रहा था उससे उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए एक बेनिफिशियरी एक था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ये जो बफर स्टेट है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रूप्स इनके एरिया में रखेगी तो इनकी तो सॉवर्निटी गई, ये अपने मन से कोई भी फैसले नहीं ले पाएंगे और एक तरीके से आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंड हो जाएंगे। और यही आपका सिस्टम था सब्सिडरी अलायंस का, यही सब्सिडरी अलायंस कर करके एरियाज कब्जाए थे ब्रिटिशर्स ने। तो यहां पे आपका ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन जाता है आपका सिंध प्रोविंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सिंध ने अब कहा कि जब ये सब हो ही रहा है तो ऑफिशियली सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया सिंध ने इन 1839। और ब्रिटिश ने अपने फोर्सेस शिकारपुर और बुक्कर इन जगह में अपने फोर्सेस रखे और इनके रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए सालाना आपका
पैसा खर्च करना पड़ेगा सिंध को टू मेंटेन कंपनीज ट्रूप्स, कंपनी के जो सैनिक है उनको मेंटेन करने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। तो अब यहां पे एक सवाल रह गया, अब आप बोलोगे ये जो ट्रीटी इनके बीच में हुई थी ये एंग्लो अफगान वॉर को कैसे स्टार्ट कर देती है? तो देखिए पहला एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट ऐसे हो जाता है कि 1838 में शाह शुजा ने सपोर्ट लिया महाराजा रंजीत सिंह का और बन जाता है राजा। उस समय का जो पावर, इनमें बेसिकली दोस्त मोहम्मद खान से लड़ाई चल रही होती है शाह शुजा की, तो रंजीत सिंह जी के सपोर्ट से शाह शुजा बन जाते हैं राजा, लेकिन दोस्त मोहम्मद हार जाते हैं। ठीक है, तो अब ये होता है जो शाह शुजा है उनकी फॉरेन पॉलिसी कौन देखेगा? ब्रिटिश देखेगा। यही तो ट्रीपार्टाइट आपके टीटी में लिखी थी। लेकिन क्या ये बात आपके जो अफगान लोग हैं ये इस बात को मान लेंगे? अफगान लोगों ने कहा कि ये जो शाह शुजा है ये तो आपका ब्रिटिश का एजेंट है, हमारा राजा कहां से बनेगा? तो इन्होंने रेबल कर दिया और उस रेबेलियन से स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। लेकिन इसका अंत कैसे होता है? अंत आपका ब्रिटिशर्स के लिए ठीक नहीं होता। ब्रिटिशर्स को एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ता है इस पर्टिकुलर लड़ाई में। देखिए ये एंग्लो अफगान वॉर में अफगानिस्तान का जो पहला लड़ाई होता है इसमें ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये जो लड़ाई स्टार्ट होती है अफगानिस्तान के साथ, ये स्टार्ट होती है 1839 में जब गवर्नर जनरल था ऑकलैंड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका ऑकलैंड के टाइम पे, और 1842 में ये फिनिश होता है। और 1842 में ही सिंध को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है ब्रिटिश। ठीक है, तो सिंध किसके टाइम पे कैप्चर हुआ था? एलन बोरो के टाइम पे। और एंग्लो अफगान वॉर, पहला एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट हुआ था ऑकलैंड के टाइम पे। तो ये बातें हम लोगों को क्लियर हो जाती है, लेकिन ब्रिटिश हार जाते हैं इस लड़ाई में। उसके बाद दूसरी लड़ाई काफी समय तक नहीं होती, और स्टार्ट होती है ये 1870 में 25-30 साल के बाद ये दोबारा से ये लड़ाई इनकी चालू होती है। ठीक है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। और ये खत्म कब होता है? ट्रीटी ऑफ गंडमक के साथ। ट्रीटी ऑफ गंडमक बेसिकली अफगानिस्तान का ही एक शहर है, इसी के नाम पे ये ट्रीटी रखी गई है। इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स और याकूब खान जो कि आपका अफगान कमांडर था उसके बीच में होती है ट्रीटी। और इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भाई ठीक है, आपके बॉर्डर एरियाज में ब्रिटिश का जो एक रेजिडेंट हमेशा रहेगा, तो भाई आप मतलब अफगानिस्तान क्या करने जा रही है, पॉलिसीज वगैरह क्या है, ये ब्रिटिशर्स को पता रहेगा। तो इसलिए इस ट्रीटी के अनुसार एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि गंडमक, हेरात, ये सब बॉर्डर एरियाज है ना, यहां पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट हर एक जगह रहेगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब की। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम लोग। अब सिखों की कहानी हम लोगों ने बंदा बहादुर तक समझ ली थी। बंदा बहादुर के बाद हमने एक चीज देखी थी कि जो कोई भी सिखों का उस समय लीडर नहीं था। ठीक है, और जो लीडरलेस जो सिख थे वो आपस में 12 मिसल में डिवाइडेड थे। तो मिसल एक प्रकार का विलेज कह लीजिए या एक समूह कह लीजिए आप सिखों का, तो ऐसे 12 ग्रुप्स में टूट गए थे, अलग अलग एरियाज को कंट्रोल करते थे ये मिसल। तो इनके नाम आपके सामने हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया, आलूवालिया, सुकर चाकिया, भंगी, उसके बाद फुलकिया, दलवालिया, तो ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इन सब में एक जो आपका इंपॉर्टेंट आपका मिसल था वो था सुकर चाकिया। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसी आपके मिसल में रंजीत सिंह जी पैदा हुए थे, इसी मिसल में। ठीक है, तो ये जो आपका मिसल था, इनके लीडर कौन थे? रंजीत सिंह के पिताजी जिनका नाम था महान सिंह, और महान सिंह आपका लीडर थे शुकर चाकिया मिसल के, उन्हीं के बेटे थे रंजीत सिंह जी। तो रंजीत सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 नवंबर 1780। यहां पे आप पिक्चर जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, ये है महाराजा रंजीत सिंह जी, इनका पोर्ट्रेट आप यहां पे देख सकते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह जी पहले तो आपके गवर्नर हुआ करते थे। जमन शाह उस समय अफगानिस्तान का रूलर हुआ करता था, उसके अंडर आपका वर्क करते थे एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर। तो गवर्नर ऑफ लाहौर बन जाते हैं ये 1799 में अंडर द रूल ऑफ जमन शाह। उसके बाद धीरे धीरे इनका यहां पे दबदबा बढ़ता रहता है और 1805 में आकर इन्होंने जम्मू कब्जा लिया था, अमृतसर कब्जा लिया था, और लाहौर जिसके वो गवर्नर थे वो भी कब्जा लिया था और खुद को कह दिया था हम तो इंडिपेंडेंट है। और अपना जो उन्होंने एरिया बनाया था उसका पॉलिटिकल कैपिटल बन गया था लाहौर, और अमृतसर तो सिखों का आपका रिलीजियस कैपिटल तो था ही। तो इन सब एरियाज में अब रूल चालू हो जाता है महाराजा रंजीत सिंह का। अब देखिए 1809 पे आते हैं। 1809 पे हमने देखा था कि वो फिर डरे हुए जो आपके ब्रिटिशर्स हैं
ये इधर उधर अपने सारे भेजते हैं एम्बेसडर्स और दोस्ती करते हैं सबसे। तो यही दोस्ती का हाथ बढ़ाया महाराजा रंजीत सिंह को और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो जाती है। इसमें कहते हैं कि भाई आपस में लड़ाई हमें नहीं करनी है, हमने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो इस ट्रीटी के अनुसार आपका ऐसा था कि सतलुज नदी को कभी भी आपके सिख क्रॉस नहीं करेंगे, सिख आर्मी कभी क्रॉस सतलुज नदी को नहीं करेगी। सतलुज के एक साइड आपके ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा और दूसरे साइड आपका पंजाब रहेगा, ठीक है। ये एक प्रकार का बॉर्डर की तरह आप समझ सकते हैं। तो सतलुज बाउंड्री होते ही एक तरीके से आप ये समझ लीजिए पूरा पंजाब, अभी कभी भी रणजीत सिंह जी पूरा पंजाब नहीं जीत सकते क्योंकि पंजाब का कुछ एरिया सतलुज के उस तरफ भी है। तो ये एक तो मलाल रणजीत सिंह जी को रह जाता है कि पूरा पंजाब तो नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी ये स्वीकार कर लेते हैं। और तो रणजीत सिंह जी के एक साइड में तो ईस्ट इंडिया कंपनी है सतलुज के उस पार, और दूसरे साइड आपका अफगानिस्तान में आपके शाह सुजा को बैठाया जाता है बाद में, ठीक है। तो बेसिकली अफगानिस्तान के रूलर्स यहां पे रूल करते हैं और बीच में आपके रणजीत सिंह जी रूल करते हैं। तो धीरे धीरे रंजीत सिंह उस एरिया में अपना दबदबा बढ़ाना चालू करते हैं। 1818 में भाई मुल्तान जीत लिया इन्होंने, ठीक है। 1819 में इन्होंने कश्मीर जीत लिया, 1834 में पेशावर जीत लिया, ठीक है। और तो ये सब इन्होंने यहां पे जीत लिया और इनका डेथ हो जाता है 1839 में। तो 1839 में इनका डेथ हो जाता है। तो ये जो आपका सतलुज से लेके अफगानिस्तान का पूरा रीजन ये नॉर्थ में कैप्चर कर लेते हैं और साउथ में इनका होता है सिंध पे भी इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी कि भाई सिंध पे भी अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी सारा रीजन जो है वो आपका रणजीत सिंह के एम्पायर में आ जाता है और फिर 1839 में इनका डेथ हो जाता है और यहीं से आपके सिख एम्पायर का डिक्लाइन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंग्लो सिख लड़ाई की बात करते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख लड़ाई, अब ऐसा होता है कि भाई सिख महाराजा रंजीत सिंह के बाद बनते हैं दुलीप सिंह राजा और उस समय महाराजा रंजीत सिंह की जो वाइफ थी जिनका नाम था जिंद कौर। तो जिंद कौर बेसिकली आपकी रीजेंट के तरीके से काम कर रही थी उस समय। तो यहां पे हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने अब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने लगे थे ये सिख एम्पायर को, क्योंकि अब इंडिया में ये ऑल पावरफुल है, कोई नहीं बचा, सबको खत्म कर दिया। तो अब सिखों पर डायरेक्ट फोकस कर सकते थे ये ना, रंजीत सिंह जी का भी डेथ हो गया था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का थोड़ा बहुत आपका इंटरफेरेंस बढ़ गया था पंजाब में। तो ये पसंद नहीं आया था क्या कहते हैं सिखों को। तो उस समय सिख आर्मी ने कहा था कि अब समय आ गया है अटैक करने का ब्रिटिशर्स पे, ठीक है। तो अब इन्होंने पहली बार सतलुज नदी क्रॉस कर दी थी। सतलुज नदी क्रॉस करने का मतलब है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर अब हो गया वायलेट। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो ये कहता था कि जो सिख आर्मी है वो कभी भी सतलुज नदी क्रॉस नहीं करेगी, तो वो नदी को आपका क्रॉस किया जाता है 11 दिसंबर 1845 को। और ये जब होता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बहाने से अटैक कर देती है और लड़ाई छिड़ जाती है एंग्लो सिख वॉर। अब ये जो आपके अंग्रेज हैं इस समय काफी पावरफुल हो चुके थे, इंडिया में पूरा दबदबा हो रहा था, ठीक है। और जो सिख एम्पायर है वो कहीं ना कहीं कमजोर था, लीडर इतना स्ट्रांग नहीं था, रंजीत सिंह जैसा लीडर नहीं था, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होना था? रिजल्ट ये होना था कि 5 लड़ाइयां होती है और 5 में हार का सामना करना पड़ता है सिख आर्मी को। तो अब यहां पे हमें समझ में आ गया पावरफुल कौन है। पावरफुल इस समय ब्रिटिशर्स हो गए थे और पहले एंग्लो सिख वॉर्स में एकमात्र आपका इंडिया में पावरफुल किंगडम बचा था, वो था सिख किंगडम। और ये 5 लड़ाइयां लगातार हार जाते हैं, मुंडकी में, फिरोजपुर में, बुडेलवल में, अलीवल में और सबराओं में। तो यहां पे 5 लड़ाइयां होती है, 5 में हारते हैं। 1845, 1846 आप डेट देख सकते हैं। तो यहां पे फाइनली लाहौर कब्जा लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया जाता है आपके सिखों के साथ मार्च 8, 1846 में। इसमें कहा जाता है कि भाई क्योंकि आप लड़ाई हारे हो तो हमें आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, हमें हर्जाना भरना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा एज वॉर इंडेमनिटी, यानी कि वॉर का खर्चा, ठीक है। इसके अलावा जलंधर दोआब जो है अब से हमारा, ये मतलब ब्यास और सतलुज के बीच का जो जमीन है जिसे जलंधर दोआब आप कह सकते हैं, वो ब्रिटिशर्स ने इनसे कब्जा लिया और कहा कि आपके जो कोर्ट में हमारा एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा रहेगा लाहौर में, जिसका नाम होगा हेनरी लॉरेंस। तो अब इनके कोर्ट में इन्होंने एक अपना रेजिडेंट बिठा दिया। तो इसका मतलब यह है कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो हमेशा अंग्रेजों को पता रहेगी, ठीक है। और एरिया का कब्जा लिया, पैसे इकट्ठा कर लिए। अभी जो 1 करोड़ की धनराशि है यह जरूरत से ज्यादा ले ली गई थी। तो इसलिए ऐसा हो गया था कि ये जो आपके सिख एम्पायर है इतना पैसा दे नहीं पाए थे, तो और नहीं दे पाने की वजह से इन्हें कश्मीर बेचना पड़ गया था गुलाब सिंह को।
तो गुलाब सिंह डोगरा जो है, डोगरा रूलर, वहां से डोगरा रूलर चालू होता है, गुलाब सिंह, हरि सिंह, ठीक है। तो ये डोगरा रूलर को बेच देते हैं गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह कश्मीर खरीद लेते हैं और उस पैसे से ये जो 1 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी है ये ब्रिटिशर्स को देते हैं। लेकिन इनके हाथ से कश्मीर भी चला गया, जलंधर दोआब भी चला गया, और ऊपर से और बेइज्जती आप देखिए। दिलीप सिंह जी को मान लेते हैं कि चलो दिलीप सिंह जी अब रूलर है, चलो ये एक अच्छी बात है, और इनके रीजेंट होंगी जिंद कौर। जिंद कौर को रीजेंट बना दिया जाता है, जो बेसिकली हमें पता है कि महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी, ठीक है, जिंद कौर, ठीक है। और आपके बेटे थे दुलीप सिंह जी। तो दुलीप सिंह जो बेसिकली राजा थे, लेकिन कम उम्र होने के कारण इस समय एज अ रीजेंट एक्ट कौन कर रहा था? जिंद कौर। और वजीर बना दिया जाता है लाल सिंह को। तो यहां पे सिखों को सिख कहते हैं कि भाई ये आपका जो ट्रीटी है ये हमको पसंद नहीं आया, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ह्यूमिलेटिंग है। तो इन्होंने मार्च 1846 में ये ट्रीटी साइन होती है, लेकिन ये सिखों को काफी इंसल्टिंग लगती है, तो ये रेबेल कर देते हैं। जब रेबेल कर देते हैं तो इससे भी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इनको साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ भैरोवल। अब इस ट्रीटी में क्या है, अब रेबेल करे फिर हार गए, तो अब और एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इनको साइन करना पड़ेगा। दिसंबर 1846 में जो ट्रीटी ऑफ भैरोवल है, इसमें इन्होंने कहा कि चलिए अब मान लेते हैं दुलीप सिंह अभी भी राजा है, दुलीप सिंह जी अभी भी राजा है, लेकिन जो महारानी जिंदन कौर है, महारानी जिंद कौर है, उनको एज अ रीजेंट हमें रिमूव कर देना है। उनको रिमूव कर दिया और एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी आपका एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई ये काउंसिल डिसीजन लेगा फॉर द किंग। दुलीप सिंह जी के लिए ये जो काउंसिल है ये डिसीजन लेंगे, और इस काउंसिल में होंगे 8 सिख सरदार, लेकिन इनका जो प्रेसिडेंट होगा वो होगा अंग्रेज हेनरी लॉरेंस। तो ये अब फिर एक बेइज्जती वाली बात है। तो ये दोनों जो ट्रीटी थे ये आपके सिखों को के लिए काफी ज्यादा इंसल्टिंग थे, तो इसलिए इन्होंने दोबारा आखिरी ताकत अपनी जुटाई और एक और लड़ाई लड़ने के लिए स्टार्ट हो गई, ठीक है। 1848 से 1849 तक सेकेंड एंग्लो सिख वॉर लड़ा गया, और ये फाइनल कोशिश थी ब्रिटिशर्स को हराने की। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय आपके सिख और भी कमजोर हो गए थे और ब्रिटिश और भी पावरफुल हो गए थे, इसलिए 3 लड़ाइयां होती हैं, आपका बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिल्लनवाला और बैटल ऑफ गुजरात। तो यहां पे रामनगर वाले में तो कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी था, वो था सर ह्यू गाउ, ठीक है। तो ये भाई इन लड़ाइयों का भी अंत वही हुआ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिख आर्मी फाइनली सरेंडर कर देती है आपके रावलपिंडी में, और यहां पे एक और इन पे एक कंडीशन रख दिया जाता है कि इस लड़ाई के बाद आपका जो सिख हैं वो किसी भी प्रकार का वेपन कैरी नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर किरपान। किरपान कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, लेकिन किरपान के अलावा किसी भी और प्रकार का वेपन ये अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, ऐसी शर्त लगा दी गई थी, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा सिंध का कॉन्क्वेस्ट खत्म होता है 1843 में। आपका एलन बोरो जब गवर्नर जनरल थे तो आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध कंप्लीट होता है, और 1809 में आपका हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। उसके बाद 2 एंग्लो सिख वॉर होते हैं 1845 से 46 और 48 से 49, दोनों में आपके जो सिख हार जाते हैं, और तो पंजाब का कॉन्क्वेस्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि भाई पंजाब का कॉन्क्वेस्ट यहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे ये आप देखिए 1937 तक का मैप है, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये सब जो ब्लू में तो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कैप्चर्ड एरियाज हैं ये सारे, ठीक है। और यहाँ पे पंजाब और सिंध बच जाता था, ये सिंध है, ये पंजाब है, इसको भी कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये खैर 1937 का पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं पंजाब आपका प्रोविंस और सिंध प्रोविंस, इस प्रकार से आप इसका कौन से रीजन में है ये देख पा रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं अफगानिस्तान की। अब देखिए अफगानिस्तान की कहानी थोड़ी बहुत तो हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग सिख एम्पायर का स्टोरी पढ़ रहे थे। तो सिंध के टाइम पे हमने देखा था कि एक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर छेड़ दिया गया था आफ्टर द ट्रीपार्टाइट ट्रीटी 1839 टू 1842, जिसमें ब्रिटिशर्स को हार मानना पड़ा था। अब फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ये एक रीजन था, उस समय गवर्नर जनरल था ऑकलैंड की एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी, ठीक है। फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं कि कोई भी चीज होने से पहले आप मेजर्स लीजिए, उसे कहते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स लेना। प्रोएक्टिव मतलब कोई भी चीज होने वाली है, ठीक है, उसके बाद हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रोएक्टिवली काम करेंगे, यानी कि कोई भी अगर घटना घटने वाली है उससे पहले ही हम एक्ट करना चालू करेंगे। तो क्या घटना घटने का डर होता था इन पे, मतलब किस घटना से ये इतना भयभीत थे, वो था रशियन इन्वेजन, कि रशिया इन्वेड कर देगी। तो रशिया इन्वेड करेगी इसका इंतजार थोड़ी ना करेंगे, तो उसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने हैं। तो यही थी फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ गवर्नर जनरल ऑकलैंड।
तो इसमें इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पे हमें दबदबा कायम करना है और कोशिश करते हैं ये 1839 टू 42। और हमने देखा और अलग अलग एरियाज में भी, जैसे सिंध वगैरह, पंजाब, इनके साथ टीटी वगैरह हुई, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द रशियन इन्वेजन। ये थी फॉरवर्ड पॉलिसी। इसी के तहत अफगानिस्तान से लड़ाई हो जाती है 1839 टू 1842, जहां ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसके बाद जब नुकसान हो जाता है तो अगले जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉरेंस। लॉरेंस ने कहा कि अब हम लोग छेड़ेंगे नहीं, स्ट्रिक्ट नॉन इंटरवेंशन। अब अफगानिस्तान के मैटर में हम लोग स्ट्रिक्ट नॉन इंटरवेंशन करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ करेंगे नहीं। और इस पॉलिसी को मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी भी बोल दी गई थी कि कोई बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे हम लोग, अफगानिस्तान को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। तो ये जो ना छेड़ने वाला कंसेप्ट था ये चला काफी समय तक। लेकिन फिर आपका लॉर्ड लिटन, यानी कि लिटन आता है, लिटन कहता है कि भाई नहीं, हमने नई पॉलिसी लगानी है, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। इसमें इन्होंने कहा कि हमको ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा अफगानिस्तान में, ठीक है। और ये जो एम्बिगुअस रिलेशनशिप है कि कैसा है, दोस्त है कि दुश्मन है, ये क्लियर करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई अफगानिस्तान के पावर को इस समय कमजोर करने की जरूरत है, ठीक है। और इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान को के रीजन को कॉन्कर करना और एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया। और जिसके वजह से भाई आपका ये सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर तो स्टार्ट पहले से ही हो गया था, लेकिन आपका फिनिश होता है लिटन के टाइम पे। और लिटन के टाइम पे बेसिकली एक ट्रीटी साइन करनी पड़ गई थी, नाम था ट्रीटी ऑफ गंडमक। तो ये आपका सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर आपका 78 टू 80 में प्रॉपर चला। वैसे तो 1870 से ही छुटपुट घटनाएं शुरू हो गई थी, लेकिन सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर प्रॉपर देखा जाए तो 1878 टू 80, यानी कि लिटन के टाइम पे। तो यहां पे ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन किया गया। एक गंडमक नाम का छोटा सा शहर था आपका, मई 1879 में ये साइन किया गया। इसमें अफगानिस्तान के साइड से याकूब खान और ब्रिटिश बेसिकली अफगान कमांडर उस समय थे याकूब खान। तो याकूब खान और ब्रिटिशर्स के बीच में ये आपकी ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी में कुछ एरियाज आपको ब्रिटिशर्स को दे दिए जाते हैं, ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ जाता है। और एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रखा जाएगा आपका काबुल में, जो अफगानिस्तान का कैपिटल में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को रखने की बात थी इस ट्रीटी में, जिसका नाम था कवागनरी नाम था इसका, ठीक है। ये बात हो जाती है। चलो, ये ट्रीटी ऑफ गंडमक हो गया 1879, ठीक है। आपका नेक्स्ट होता है डूरन लाइन एग्रीमेंट। ये आपका 1893 में कहा गया कि भाई एक प्रॉपर बॉर्डर बना दिया जाए अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो ये आपका काबुल में साइन होता है 1893 में, जिसमें मॉर्टिमर डूरेंट आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करता था और अब्दुल रहमान खान आपका अफगानों का कमांडर हुआ करता था, अमीर हुआ करता था अफगानिस्तान का। तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी और एक प्रॉपर 1614 माइल का एक बॉर्डर खींच दिया गया ब्रिटिश इंडिया टू अफगानिस्तान। तो ये डूरेंट लाइन के नाम से जाना गया, मॉर्टिमर डूरेंट के नाम से ये डूरेंट लाइन फेमस होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप किस प्रकार से था ब्रिटिशर्स का। चलिए फाइनली हम लोग आते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बाकी कंट्रीज की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं भूटान से। देखिए भूटान में ऐसा था कि भूटान क्यों जरूरी था और भूटान के साथ जो कन्फ्लिक्ट है चालू क्यों हुआ। पहले तो देखिए ऐसा था कि भूटान का और आपका ब्रिटिश का कोई भी ऐसा बॉर्डर टच नहीं करता था, कोई भी बॉर्डर टच करता ही नहीं था। लेकिन 1816 में असम का कैप्चर होता है, ठीक है। और जब असम का कैप्चर होता है तो अब देखिए भूटान के टच में आ जाएगा। तो अब भूटान के टच में आ गया ब्रिटिशर्स का, ठीक है। और भूटान जरूरी भी क्यों था, क्योंकि अगर आपको तिब्बत जाना है, इंडो तिब्बत ट्रेड के लिए बीच में आपका भूटान पड़ता है। तो अब अगर तिब्बत में आपको ट्रेड करना है तो भूटान के थ्रू ही जाना होगा। तो यहां से समस्याएं देखिए स्टार्ट होंगी। अब देखिए भूटान का बॉर्डर टच करने लगा तो भाई ट्रेड वेड होता था। उसके बाद गवर्नर जनरल एल्गिन आता है 1863-64 में। वो एल्गिन एक एनवॉय भेजता है अंडर एशली ईडन नाम का एक व्यक्ति था भाई, उसको कहता है कि जाइए दोस्ती का हाथ बढ़ाइए भूटान से। तो ये भूटान के पास जाते हैं, भूटान ने लेकिन इनकी खूब बेइज्जती करके वापस भेज दिया। तो यहां पे जब घोर बेइज्जती हुई इनकी तो काफी ज्यादा खराब लग गया अब एल्गिन को। अब कहा कि अब तो होगा लड़ाई। 1864 में ये लड़ाई कर लेते हैं भूटान से। और उसके बाद इस समय तो पावरफुल हो ही गए थे आपका ब्रिटिशर्स। तो फाइनली जीतेगा कौन, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स जीतते हैं। और 11 नवंबर 1865 को ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन होती है।
इस टीटी में ये कहते हैं कि भाई भूटान वालों आप वहां पे रूल करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूटान के थ्रू जो पासेस हैं, जिसके थ्रू पास होकर आप तिब्बत पहुंचेंगे, तो ये सारे जो पासेस हैं और जो तिब्बत को आसाम से कनेक्ट करने वाले जो पासेस हैं उनको एनेक्स कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहां पे आप देखेंगे कई सारे टी गार्डन्स भी है उस एरिया में। तो ये पूरी कहानी हो जाती है भूटान की। तो बेसिकली 1865 की यहां पे बात की हमने। 1865 में ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन होती है भूटान और ब्रिटिश के बीच में। तो ये भूटान हम लोगों ने फिनिश किया। नेक्स्ट आते हैं नेपाल की। नेपाल का कहानी स्टार्ट होता है नेपाल के रूलर्स से। नेपाल में मल्ला डायनेस्टी रूल करता था। मल्ला डायनेस्टी ऑफ भक्तपुर का मल्ला डायनेस्टी, जहां पे रंजीत मल्ला एक फेमस रूलर हुआ करते थे। 1722 से 1769 तक अच्छा खासा रूल किया, लेकिन इसके बाद ये थे आखिरी राजा नेपाल के ऑफ मल्ला डायनेस्टी। और इन पे अटैक कर दिया था गोरखाज ने। तो गोरखाज ने अंडर पृथ्वी नारायण शाह अटैक कर दिया था रंजीत मल्ला पे, और फिर गोरखाज का डोमिनेशन हो जाता है नेपाल में। अब ये गोरखाज अपना डोमिनेशन धीरे धीरे एक्सपैंड करने का कोशिश करते हैं और भुटवल और शेवरई को कैप्चर कर लेते हैं, जो कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो ये और लेकिन अब यहां पे ये होता है 1801 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो गोरखपुर को कैप्चर करते हैं, जो कि नेपाल के बॉर्डर से लगता है। गोरखपुर से कैप्चर करते हैं 1801। अब देखिए आपका बॉर्डर लगने लग गया। और फिर जब आपका गोरखाज ने बुटवल और शेवरई दो एरियाज हैं उनको कैप्चर किया, तो डायरेक्ट अब लड़ाई चालू हो जाने वाली है नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। तो वही वॉरेन हेस्टिंग से इसको कंफ्यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग से कंपेयर नहीं करना, ये अलग है। वॉरेन हेस्टिंग अलग था। अगले सेशन में हम लोग पूरा वाइसरॉय वाला कंसेप्ट पूरा खत्म कर देंगे। पूरा जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल्स में कौन कौन से थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो अब इस पे इतना ध्यान मत दीजिए। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर याद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए अब यहां पे स्टार्ट होता है कन्फ्लिक्ट नेपाल का, और गवर्नर जनरल कौन होता है? हेस्टिंग्स। तो अब देखिए अब स्टार्ट हुआ लड़ाई 1814 से 1816, और ये लड़ाई में फिर वही होता है, ब्रिटिशर्स जीतते हैं और एक ट्रीटी ऑफ सुगोली साइन होता है नेपाल के साथ। और इसमें कहा गया जाता है कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट काठमांडू में रहेगा। तो ये आप देखेंगे जितने भी ट्रीटीज हैं आप देख रहे होंगे, हर बार इनको हराने के बाद ट्रीटी साइन जब होता है तो एक रेजिडेंट उनके कोर्ट में छोड़ दिया जाता है, ताकि उनके जो भी हरकतें हैं आप ब्रिटिशर्स जानते रहें। ठीक है। और नेपाल से इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं छीन लिया। तो गढ़वाल और कुमाऊं अभी इंडिया का पार्ट बन जाता है। और नेपाल से कह दिया कि तराई का रीजन के ऊपर आपके जो क्लेम्स है उसको आप छोड़ दीजिए, जितना नेपाल आपके पास है उसी पे रूल करिए, बाकी एरियाज आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो 1816 में ये आपका ट्रीटी साइन होती है, आपका ट्रीटी ऑफ सुगोली। तो देखिए सुगोली नेपाल के साथ है, ठीक है, एक सिंचुला भूटान के साथ है, और गंडमक अफगानिस्तान के साथ है। ये सब ट्रीटीज हम लोगों को ध्यान में रखने होंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बर्मा। तो देखिए बर्मा में जो रूल करते थे राजा लोग, वो 1823 में अटैक कर देते हैं आइलैंड ऑफ शाहपुरी। आइलैंड ऑफ शाहपुरी में अटैक करने के बाद अब लड़ाई छिड़ जाती है। 1823 से 24 लड़ाई होती है। उसके बाद इस लड़ाई को खत्म करके एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ यंडाबू। ट्रीटी ऑफ यंडाबू किसके साथ साइन होता है? बर्मा के साथ, याद रखिएगा। तो पहला बर्मा वॉर आपका 23-24 में होता है, दूसरा बर्मा वॉर आपका 1852 में होता है, और तीसरा जो है 1885 में होता है। तो 3 एंग्लो बर्मा वॉर्स आपके होते हैं। और 1885 में जाके ब्रिटिश जीत लेती है और बर्मा को ब्रिटिश एम्पायर में मिला देती है। तो अब यहां पे एक चीज हमें जो नोटिस करनी है कि जो पहला एंग्लो बर्मा वॉर था उसमें ट्रीटी ऑफ यंडाबू में क्या क्या बातें लिखी थी ये समझेंगे हम लोग। तो ट्रीटी ऑफ यंडाबू साइन होता है 1826 में। अब ये देखिए 1 करोड़ तो उन्होंने सिखों से भी मांगा था, 1 करोड़ आपका यहाँ पे बर्मा से भी मांगा कि भाई आप लड़ाई करी किया आपने, 1 करोड़ कंपनसेशन दीजिए। और अपना जो आराकान है और टेनासेरिम है, टेनासेरिम, ये कुछ एरियाज हैं, प्रोविंसेस है, ये अब ब्रिटिशर्स का पार्ट हो गए। इसके अलावा बर्मा से कहा कि आप आसाम पे, चाचर पे और जैंतिया हिल्स पे जो आप क्लेम्स करते हैं इनको आप छोड़ दीजिए। अब देखिए अराकान जैसे ही ब्रिटिशर्स के पास पहुंचा, लॉर्ड एमहर्स्ट को टाइटल दिया गया अर्ल ऑफ अराकान। ठीक है। इसके अलावा देखिए ब्रिटिश रेसिडेंट, वही सेम कहानी यहां भी रख दिया गया कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट आपका बर्मा में रखा जाएगा, कहां पे? एवा नाम की जगह में।
और बर्मीज एनवॉय वो कलिकट में रहेगी। तो एक प्रकार के एम्बेसी खोल दी गई दोनों एरियाज में। फिर देखिए ये जो आपकी ट्रीटी थी, इसमें ये कहा गया कि मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा बर्मा के द्वारा, इस पे भी क्लेम्स उनको छोड़ना होगा। और बेसिकली कमर्शियल ट्रीटी भी थी कि भाई ट्रेड रिलेशंस वगैरह बेटर होंगे आपके। यहाँ पे भूटान लिख दिया है, बेसिकली बर्मा का और ब्रिटिशर्स का। तो ये था ट्रीटी ऑफ यंडाबू। लेकिन इन द एंड आपका 1885 आते आते पूरा बर्मा ही कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। ये तो यहां पे हो गया। तो यहां पे एक शॉर्ट रिवीजन देखेंगे हम लोग। नेपाल से ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816, देखिए नेपाल में सुगोली हो गया। अफगानिस्तान के हमें पता है कि गंडमक, ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन होता है। बर्मा के साथ यंडाबू साइन होता है। 3 बर्मा के वॉर्स देखे हमने, 24 टू 26, 52 और 85 में। और तिब्बत भी देख लीजिए भाई, तिब्बत के साथ ट्रीटी ऑफ लासा साइन होता है आपका 1904 में। तो यहां पे हमने देखा सारे नेबरिंग कंट्रीज का कॉन्क्वेस्ट भी हो चुका है। यहां पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स का दबदबा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा यहां भी आप साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और कुछ पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की जिसके थ्रू इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वैसे तो आप लोगों को पता होगा, एक बार फिर भी रिपीट कर देते हैं। इसमें ऐसा था, डलहौसी गवर्नर जनरल था उस समय, उसने चालू किया था। उसने कहा था कि सपोज एक यहाँ पे किंग है, राजा, ठीक है, किंग का एक बेटा होता है, ठीक है, बॉय किंग का अगर कोई बेटा होता है तो भाई राजगद्दी अब उसके बेटे को मिल जाएगी। अब मान लेते हैं कोई एक राजा है, उसका कोई आपका बेटा नहीं है, कोई सन नहीं है, ठीक है, और उसने एक सन एडॉप्ट किया है। तो एडॉप्टेड सन को किंगडम को मतलब जैसे राजा के मरने के बाद एडॉप्टेड सन को किंगडम नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो उसका रियल सन होगा तभी किंगडम उसके पास जाएगा, नहीं तो ये किंगडम ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेंगे। तो इस प्रकार के तरीके से बहुत सारे आपके स्टेट्स हैं ब्रिटिशर्स कब्जाते हैं। तो इनका जो क्रोनोलॉजी भी याद रखना है, ठीक है। इसको ऐसे मैंने कैसे चार्ट सा बनाया है। सबसे पहला एस फॉर सातारा। 1848 में सातारा सबसे पहले बनता है। सातारा से सीधा इस तरफ चले जाइए तो यहां पे आपको मिलेगा संबलपुर और जैतपुर। ये दोनों 1849 में आपका इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ये कब्जाए जाते हैं। फिर आपका बी फॉर बाघत, यू फॉर उदयपुर, जे फॉर झांसी। 1850, 1852 और 1853 की यहां पे बात हो रही है। तो बाघत, उदयपुर और झांसी, ये 3 आपके 1853 तक कब्जा लिए जाते हैं। फिर अब ये जो लाइन है संबलपुर और सातारा के लाइन के नीचे आते हैं साउथ इंडिया में। 1854 में नागपुर आपका कब्जाया जाता है और ये टी फॉर तंजोर या आरकॉट 1855 में आपका कब्जाया जाता है। तो ये आपका क्रोनोलॉजी याद रखनी है, पूछी जाती है। 1856 में, ये तो कह रहे थोड़ा सा अलग हो गया डिस्कशन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के अवध भी कब्जा लिया जाता है। ये थोड़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अलग है लेकिन इसके साथ ही मेंशन कर दिया। 1856 में अवध भी डलहौजी कब्जा लेता है, कहता है कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं हो रहा, तो अब से ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। नेक्स्ट सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ले, ये हमें मालूम है। तो देखिए ये सब्सिडरी अलायंस यूज हुआ था पहली बार अवध का, लेकिन आपका क्वेश्चन में पूछेंगे तो आप अवध मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इस समय वेलेस्ली नहीं था। जो आपका सब्सिडरी अलायंस ऑफ वेलेस्ली है उसका पहला स्टेट बनता है हैदराबाद, यानी कि निजाम वॉज द फर्स्ट स्टेट टू कम अंडर सब्सिडरी अलायंस। क्या होता है सब्सिडरी अलायंस, ये भी हम जानते हैं कि वही बफर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक बफर स्टेट होगा, एक एनिमी स्टेट होगा, ठीक है। तो बफर स्टेट को कहेगा कि भाई हमारे ट्रूप्स आपके लिए आपके यहां पे रखे जाएंगे ताकि एनिमी अटैक करे तो आपको प्रोटेक्ट कर सके हम, लेकिन इस ट्रूप का खर्चा आप ही से लेंगे, हम नहीं देंगे सैलरी इसकी, आप ही देंगे। तो इस तरीके से ये भी खुश और ये भी खुश, दोनों खुश। हालांकि इससे ये होता था, ये वाला जो स्टेट है कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का डिपेंडेंट हो जाता था कि इसके हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि ट्रूप्स रख रहा है ना ये उसके एरिया में। तो ये जो तरीका था आपका कॉन्क्वेस्ट करने का, इसी को कहा जाता था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो ये आप समझिए ना कि मतलब एक किंगडम में, ये आपका किंगडम है और दूसरे किंगडम अपने सैनिक इस किंगडम में रखने अगर लगे और इसका खर्चा ये किंगडम नहीं दे रही, ये वाला किंगडम ही दे रही है, तो एक तरीके से ये किंगडम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगी ना दूसरे आपके इस किंगडम पे। तो ये सिस्टम चलाया था वेलेस्ली ने। तो पहले तो हैदराबाद को कब्जा आया, कहा कि भाई हमारी आर्मी रखो और इसका खर्चा पानी दो, और खर्चा पानी जब देना बंद हो जाएगा तो ये कब्जा लेंगे। तो ऐसा सीन हो गया था। फिर 1799 में मैसूर के साथ किया इन्होंने, और उसके बगल में तंजोर, इसके साथ भी वेलेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस किया। क्रोनोलॉजी याद रखनी है। उसके बाद 1801 में आते हैं हम लोग अवध में, और पेशवा के साथ ऐसा होता है 1801 में, पता है।
ट्रीटी होती है पेशवा के साथ। आपका थर्ड बेसिकली सेकेंड मराठा वॉर में ऐसा हमने देखा था, पेशवा के साथ ट्रीटी कर ली गई थी, तो ये ट्रीटी भी बेसिकली सब्सिडरी अलायंस था, है ना। फिर बात करते हैं 1803 में, वही मराठा वॉर ही चल रहा है। भोसले को भी, भोसले जो बेरार में रूल करते थे, भोसले, उनको भी सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत लिया गया 1804 में सिंधिया। तो देखिए 1801, 3 और 4 में आपके पेशवा, भोसले और सिंधिया यानी कि मराठास के जो एरियाज हैं वो आपके कब्जाए गए थ्रू सब्सिडरी अलायंस। और 1805 में अवध है आपका प्रॉपर, ठीक है। इसके अलावा 1818 में तो सारे लगभग आ गया, आपके जयपुर, जोधपुर, बुंडी, भरतपुर, ये सब एरियाज आपका देखिए आप देखेंगे राजस्थान के हैं, ठीक है। फिर इसके वाला माचेरी और होलकर, होलकर होता है सबसे लास्ट आपका टेरिटरी जो सब्सिडरी अलायंस से कैप्चर होता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने सब्सिडरी अलायंस भी देख लिया। और एक क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ये बिल्कुल आप, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे, किसका, सब्सिडरी अलायंस का भी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी। तो इसी के साथ ही हम लोग आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। और ये सारा आप पढ़िए, रिवाइज करिए, इस सेशन को अच्छे से रिवाइज करिए। 2 पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं, यूरोपियन कंपनीज देख लिया था और अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर लिया। आगे कहानी बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा वाइसरॉय वाली चर्चा करते हैं। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल, किन किन वाइसरॉय और गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या हुआ था, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले